जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। भाइयों, आपका बहुत सहयोग मिला मुझे पॉलिनोमियल चैप्टर में। आपने दिल से उस चैप्टर का स्वागत किया। तो आज की क्लास में हम लोग अगला टॉपिक जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैथ पाठशाला में। अगर जो भी बच्चे नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर वो बिल्कुल नए हैं तो वो 2 मिनट तक इस वीडियो को देखते रहें, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिख देंगे कि बहुत अच्छा क्लास नहीं था, ठीक है। लेकिन 2 मिनट आप जरूर रुक के देखें। और चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा सा आपको क्या समझना, पहले इस चैप्टर का नाम ही को पहले समझ लेना। नाम क्या, ठीक है। अब समझना बाबू, यहाँ लिखा हुआ है लीनियर। अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं। अभी पॉलिनोमियल में जस्ट हम लोग समझे थे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री आपको क्या हो जाए, एक हो जाए। समझ रहे ना। तो लीनियर का मतलब हम लोग क्या समझे, जिसका डिग्री जो है भाई वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है ई क्यू के पावर एन, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म होता है, समझ रहे ना। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस 5, तो क्या ये एक इक्वेशन है? ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। कोई एक नंबर x है जिसमें 5 बढ़ा हुआ है। लेकिन वही अगर यहाँ पर हम जीरो लगा दे, बराबर लगा के जीरो भी लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये इक्वल का होना ही इक्वेशन, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा, इन टू वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब इस चैप्टर का जो मतलब है कि हम ऐसे 2 वेरिएबल को पढ़ेंगे जो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और वो इक्वल में भी होना चाहिए। लीनियर भी होना चाहिए और इक्वल में भी होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो x प्लस वाई बराबर 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि देखो एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या रहा है, 1 है। तो डिग्री भी आपको कितना हो गया, 1 हो गया, और वेरिएबल भी आपको कितना हो गया, 2 हो गया, और बीच में क्या लग गया, इक्वल भी लग गया। तो इसको क्या हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे? कहेंगे। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बाबू, ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, समझ रहे ना, एम एन भी हो सकता है, लेकिन एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है। बिल्कुल दोनों अलग चाहिए, एकदम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, तभी हम उसको क्या कहेंगे भाई, टू वेरिएबल कहेंगे। तो इतना बात समझ में आया। अब आगे सुनिएगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भाई, कहा कि इस इक्वेशन को लिखने का हमारे पास 2 तरीका। एक जो तरीका हुआ उसको हम जनरल फॉर्म कहेंगे। अभी किताब में नहीं लिखा है, हम समझने के लिए इसको लिख रहे हैं, समझ रहे ना। कि जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है, तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको जनरल जनरल फॉर्म कहेंगे, जनरल फॉर्म। लेकिन जब इसी बात को हम लिख देते हैं x प्लस वाई, आई जो 3 है इधर आ जाए, तो ये प्लस जो 3 है वो क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। आप अभी पॉलिनोमियल में समझे थे ना कि जीरो का मतलब क्या, सारा डाटा जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम जीरो कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी तो एक इक्वेशन है, इसमें भी जो भी वैल्यू है सब जीरो के बराबर होना चाहिए, समझ रहे ना। तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, समझ रहे ना। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, यही ये भी है, लेकिन ये क्या किया, यहाँ कांस्टेंट को बराबर के बाहर लिखा है, और यहाँ पर बराबर के बाहर 0 है, क्योंकि हमको क्या पता है कि इसमें जो भी एक्स वाई है वो सब 0 के बराबर है, समझ रहे ना। इसका वही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा जब हम x के जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखें, y के जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखें, और इसको सॉल्व करें तो ये पूरा वैल्यू इस 0 के बराबर हो जाए, तभी वो इस इक्वेशन का आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर ही नहीं, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम क्या समझे कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको लिखने का बाबू 2 तरीका, एक जनरल और दूसरा स्टैंडर्ड, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, उसको हम समझेंगे क्या, उसको हम समझेंगे
कि वो लिखा जो जाता है ना वो ऐसे लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समझ रहे ना? वेयर या हेयर a b एंड c आर रियल नंबर। क्या होता है भाई? रियल नंबर। अब रियल नंबर कहने का मतलब यहाँ रूट भी हो सकता है, रूट 2x प्लस 3y प्लस कोई भी कांस्टेंट 5 0 10 जो भी हो सकता है। समझ रहे ना? और इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? तो कभी कभी पूछ देता है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कितने, मतलब जो उसमें एबीसी होता है वो क्या होता है, तो वो आपको क्या हो जाता है भाई, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम समझें कि हम अभी आपको क्या समझाएं कि इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ना ये किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये वैल्यू जो है इसके क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका आंसर, x का आंसर वही होगा, y का आंसर वही होगा उस इक्वेशन के लिए जब हम उस x के जगह और y के जगह वैल्यू को रखें तो पूरे डाटा को क्या कर दे, 0 कर दे। समझ रहे ना? तो एक क्वेश्चन सबसे पहला यही आ जाता है कि आप चेक करके बताइए कि क्या यह इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। जैसे अगर हम समझे भाई 2x प्लस 3y, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 13 बराबर 0, वेरीफाई x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ये एक नंबर का एक क्वेश्चन सबसे शुरू में ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए। कह दिया कि आप वेरीफाई करके बताइए कि इस इक्वेशन का जो आंसर है उसमें x2 और y3 होगा कि नहीं होगा। समझ रहे ना? तो आपको पता है ना कि ये 0 लिखने का मतलब ये कि पूरा डाटा को क्या करेगा, 0 करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें भाई, सॉल्व करना, तो क्या हम समझ सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर क्या भाई, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 13 बराबर क्या, 0। अब देखिए 4 अब प्लस 9 माइनस 13 बराबर 0, 13 माइनस 13 बराबर क्या, 0, और 0 बराबर क्या हो गया भाई, 0। मतलब कि x का जो वैल्यू है 2 और y का जो वैल्यू है 3 वो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब इसका ये आंसर है। समझ रहे ना? और अगर गलती से मान लीजिए ये x के जगह 3 लिख देता तब क्या होता भाई, 3 इंटू 2 6 हो जाता, और 3 3 जा 9 हो जाता, 9 6 15, 15 में से 13 घटता कितना, 2। अब 2 जो है 0 के बराबर होता नहीं होता, एक मतलब x ओकर आंसर नहीं। समझ रहे ना? इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो x इसका आंसर नहीं। क्लियर है आपको? तो पहला बात हम यही समझे कि लीनियर इक्वेशन है क्या, इसको कैसे लिखते हैं, और जो उसका वैल्यू होता है वो उसका आंसर होता है कि नहीं होता, ये चेक। अब जब हमको ये बात पता चला कि ये इसका आंसर है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं, तो हमारे पास दो बातें आ गई। एक बात ये आया कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा उसको टोटल दो तरीके से बांटा गया। आप समझिएगा, जो भी हमारे पास इक्वेशन हो भाई उसको कितने तरीके में बांटा गया, दो तरीके में बांट दिया गया। एक तरीका को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और एक को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। याद रखिएगा, इसी से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। समझ रहे ना? ध्यान रखना, अभी बहुत लंबा चैप्टर है, और आप समझ जाइए 10th का जो चैप्टर है उसमें दो चैप्टर का इतना बड़ा मार्जिन है कि आज तक उससे कभी सिलेबस छूटा ही नहीं। एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कम से कम इससे 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप समझिए, पूरा एलजेब्रा 20 नंबर, और उस पूरे 20 नंबर में 14 या 15 नंबर का दो टॉपिक से पूछ देता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा कम बेसी करेगा तो भाई करेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर एपी से कभी 8 नंबर का पूछा तो इससे 5 या 6 नंबर का पूछेगा। समझ रहे ना? इससे 8 नंबर का पूछा तो उससे 5 या 6 नंबर का पूछेगा। पॉलिनोमियल से क्या नंबर पूछेगा, 2 नंबर 1 नंबर, बहुत ज्यादा 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझिए। इससे एमसीक्यू भी रहेगा, लॉन्ग में भी रहेगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो बात है भाई क्या है, इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट, समझ रहे ना, इनकंसिस्टेंट। अब इसका पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा, पहले सिर्फ इसका मतलब समझ लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक आंसर होना चाहिए। एक से भी ज्यादा हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना, लेकिन कम से कम एक वो आंसर जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पूछिए कोई कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक आंसर होगा, एक से ज्यादा भी होगा, समझ रहे हैं। लेकिन कहता है इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो बताओ जी, किसका कोई आंसर नहीं होगा, कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा जिसका कोई आंसर नहीं होगा। कोई ऐसा इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कब होगा जब कोई आंसर नहीं होगा। तो चलिए अभी देखेंगे कैसे होता है। बोलो ना, तो कस के बोल, धीरे धीरे क्या बोलती है, जब बोलना है तो कस के बोलना होता है, ठीक है। आप देखिए वो कब होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना दूर क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना सब लोग। एक एक छोटा छोटा बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो फोकस ध्यान से रखिए इस पर, और रिवीजन करते रहना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं ना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। इतना आसान है जी, हलवा है पढ़ाई कि टप दे गुड़ खाएं और खत्म हो गया। इसको इतना, अभी आप सोचिए ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए पूरा, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, फंस जा रहा है तुरंत। तो ये चीजें है ना, रिवाइज करते रहना है, रिवीजन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा। अब देखिए बाबू आगे, अभी तक हम लोग नॉर्मली 2 3 4 बात ही पढ़े कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, मीन क्या है, समझ रहे ना। इसके बाद हम लोग पढ़े, इसके बाद कि किसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। इसके बाद क्या पढ़े बाबू, कि जो हमारे पास इक्वेशन है इसको दो टाइप में बांटा गया, दो टाइप में बांटा गया, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ आउटलुक बता रहे हैं कि ऐसे होता है। अब आ जाइए चैप्टर पर। चैप्टर क्या कहता है कि इस पूरे क्लास टेंथ में जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। आप समझिएगा कितना मजेदार चीज है, इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि इसको ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्योंकि बहुत उलझन है भाई, ट्रिग्नोमेट्री से भी बड़ा उलझन है। तुम लोग उसमें सोचता था कि आइडेंटिटी बहुत बड़ा, कुछ नहीं इसके सामने वो, समझिएगा। तो पहला जो इसमें पढ़ाया ना भाई, वो क्या पढ़ाया, ग्राफ पढ़ाया। बिल्कुल आसान है, 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कभी कभी 3 नंबर, मैक्सिमम टाइम 2 नंबर, समझ रहे ना, जो आप जानते भी है। दूसरा इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन मेथड, सॉल्यूशन मेथड, मेथड, समझ रहे ना, सॉल्यूशन मेथड पढ़ाया जाएगा कि आखिर हम किसी इक्वेशन को कितने तरीके से बना सकते। लेकिन कभी पेपर ये नहीं पूछता है कि आपको ये मेथड से बताना है, वो सिर्फ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो सबसे सुटेबल मेथड होगा हम उसी से बार बार सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको सारे मेथड, लेकिन एक ही से बनाना है, समझ रहे ना। अब आप आ जाइए यहाँ पर, कुछ नहीं है, एक दिन में आप सीख जाएंगे पूरे इस टॉपिक को। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बाबू लैंग्वेज देता है। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का वो है लैंग्वेज। कम से कम आपको 10 टाइप के लैंग्वेज पढ़ने हैं, दुनिया के हर क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है, एज प्रॉब्लम से लेके बोट एंड स्ट्रीम तक, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, जो चैप्टर होता है सब इसमें आपको पढ़ना। किसी बच्चा को लाइन में खड़ा करवाना है, ऐसा से लाइन खड़ा हो रहा है कि 10 को कभी ज्यादा हो रहा है, 10 को कम हो रहा है, सब बातें आपको इसमें पढ़ना, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है। अब इसका एक कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए भाई, इसका कंफ्यूजन जो है ना, इसका कंफ्यूजन ये है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि राम का एज श्याम से 10 साल ज्यादा है, राम का एज श्याम से 10 साल ज्यादा है, राम्स एज इज 10 ईयर मोर देन श्याम, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे, तो जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, SHYAM, श्याम, मान लेते हैं श्याम का जो एज है x है, तो राम का जो एज होगा बाबू क्या हो जाएगा, x + 10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां भी x है और यहां भी x है, क्या इसको हम 2 वेरिएबल कहेंगे, ये 1 वेरिएबल, समझ रहे हैं ना।
अगर हम इसी बात को ऐसे लिखना चाहें कि जो श्याम का एज है x है और जो राम का बाबू एज है वो y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एज को मिला के 10 साल है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, या 10 साल ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के एज का डिफरेंस 10 साल है। अब मान लीजिए राम श्याम से 10 साल ज्यादा है, इसका मतलब क्या, अगर राम 30 साल का हुआ होगा तो श्याम 20 साल का रहा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो उसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये क्या है, टू वेरिएबल है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। लेकिन उसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसा इक्वेशन कहेंगे जिसमें एक एक वेरिएबल है और लीनियर है, और ऐसे रिलेशन, समझिएगा ध्यान से, ऐसे जो रिलेशन होते हैं बाबू, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, जो एक चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, उसमें भी सेम क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो समझना है कि वो बनेगा कैसे, क्योंकि उसका सारा स्टेटमेंट दोनों को फॉलो करेगा। समझ रहे हैं ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा इस पर ध्यान रखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को भी सही सही बना देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे जो लीनियर इक्वेशन से कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं, क्या मतलब बनेगा लेकिन बहुत, एकदम समझ रहे हैं ना, बहुत दिक्कत करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो यही बात इस चैप्टर में हमको ज्यादा समझना है कि एक ही क्वेश्चन को दो चैप्टर में लिखा, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा। लेकिन कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक से ही बनेंगे, लेकिन लीनियर से नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों से बन जाएंगे, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा वो क्वाड्रेटिक से बन जाता है, समझ रहे ना। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है जो लीनियर से नहीं बनते, समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ के बारे में। देखिए बाबू ग्राफ, अब पहले ग्राफ से जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। जो ग्राफ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पहले उसको बताएंगे, फिर हम डिटेल करेंगे कि क्या है। देखिए सबसे पहला जो एकदम VVI में रखिएगा, ठीक है, हर साल लगभग दे ही देता है, कभी चेंज नहीं करता है, हर साल आपको दे देता है। क्या दे देता है कि कोई भी एक ग्राफ का फोटो दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है। अब आपको पता है ना ग्राफ, जैसे भाई ये हमारा एक ग्राफ हो गया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा, क्या हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 5, तो क्या इस एक इक्वेशन से, क्या इस एक इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमारे पास जब भी इस चैप्टर में क्वेश्चन रहेंगे वहां पर कितने इक्वेशन रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे, और उसका लिखा हुआ फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा उसका जो फॉर्मेट रहता है बाबू वो ऐसे रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब एक इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर सकते, जब भी सॉल्व करना होगा तो आपके पास दो इक्वेशन रहेगा, ठीक है, तभी तो एक x या y कटेगा, तभी वो x या y क्या हो जाएगा, कटेगा। तो x कट जाएगा तो y बच जाएगा, y का वैल्यू इक्वेशन किसी में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन रहेगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ a1 और यहाँ a2 लिखा, ऐसा नहीं लिखा x1 x2, अगर x1 x2 लिख देगा तो x अलग हो जाएगा, हमको x को नहीं अलग करना, हमको इसके वैल्यू को अलग करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वैल्यू भी सेम हो जाए, समझ रहे हैं ना, कभी कभी वैल्यू भी आपको सेम हो जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी तुम जो बोला कंसिस्टेंट, चलिए एक लाइन इसको भी पहले समझ ही लेते हैं। अब बताइए, अब एक एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 6। अभी y y कट जाएगा तो x का यहाँ से आंसर आएगा, कुछ तो आएगा, समझ रहे ना। और x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y का भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो इसका कम से कम एक आंसर तो आया, ज्यादा भी आ सकता था, अगर ये डाटा में कुछ हम बदलाव करते तो ज्यादा भी आ सकता था, समझ रहे हैं ना, कम से कम एक तो आया, समझ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट है मतलब हमको पता है, हम जानकारी इसका रखते हैं। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा यहीं पर बदलाव कर देते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब बताइए इनकंसिस्टेंट कब होगा, तुम खुद ही सोच के बताओ,
हम तो कंसिस्टेंट तुमको समझा दिए कि जब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है और एगो कट जाए, समझ रहे ना, तो एगो बचेगा और उसका वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, दूसरा आ जाएगा। जब सी दोनों में इक्वल हो तब हो सकता है, कैसे सोच के बताओ कैसे हो सकता है, और थोड़ा सा सोचो। तब मान लीजिए सी दोनों में बराबर है तो क्या दिक्कत है, एक्स प्लस वाई बराबर 0 और एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो एक से एगो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, एक मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 0/2x हो जाएगा, 0 होगा। एक्स का तो वैल्यू 0 आइए गया ना, मतलब 0 एक ऐसा वैल्यू है जो उस इक्वेशन में रखेंगे तो पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा। और हम लोग क्या समझते हैं लीनियर का मतलब, कि कोई भी वैल्यू को हम कहीं भी रखें तो अगर वो पूरे इक्वेशन को 0 कर देता है, इसका मतलब वो एक आंसर है, वो कर आंसर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो तुम अब सोच के बताओ कि कब ऐसा होगा जब उसका कोई आंसर ही नहीं। अब दिमाग पर जोर डालो, मैथ है, तुमको जादू दिखाए मैथ का, बहुत सारे मैथ में बहुत सारी चीजें जो आप लोग नहीं समझते हैं, और यही चीजें है कि आपको शुरू से, आजकल बच्चा क्या करता है, 8 तक कुछ पढ़ेगा नहीं, सीधे नम्मा में चल जाएगा, और वहां 8 में वो पढ़ा है कि कोई भी साबित कीजिए। बहुत सारे बच्चों को आज भी ये बात पता नहीं चलता, और जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे दिक्कत होता है। इसीलिए सब कुछ शुरू से पढ़ना है, तब जाके आपका बेस मजबूत होगा, समझ रहे ना, आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कह दे कि साबित कीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आज भी बहुत बच्चे कैसे इसको साबित कर देंगे, मान लेंगे कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, और इस तरीके से ई भी 60, ई भी 60, ई भी 60। तो क्या ये प्रूफ हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। अब बताइए इसको प्रूफ कहेंगे, अब लगेगा कि ये तो प्रूफ हो चुका है, जबकि बाबू ये वेरीफाई किए हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी प्रत्येक जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, ये आप वेरीफाई कर रहे हो, ना कि आप ये प्रूफ कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीजें हैं, मैथ बहुत ही अजीब है, आपको इसके जड़ को समझना पड़ता है। तो ये वेरीफाई सिर्फ आप ही हैं। अब देखिए आज एक वही बच्चा पूछ दिया हमसे, पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो जब 7 में जो हमसे कभी मान लीजिए पढ़ा, चाहे 8 में पढ़ा, तो उसको पता हो जाता है कि ऐसे होता है। अब सीधे 9th में जाएंगे तो हम आपको जोड़ पढ़ाएंगे कि जोड़ क्या होता है, क्या साइन का रिलेशन होता है। जैसे वो बच्चा आज हम सिखा रहे थे तो बोला कि सर x प्लस 3 बराबर 5 है, तो आप बार बार ऐसे काहे बोल रहे हैं कि ये जो 3 है उधर जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो कभी सोचा जो 7-8 में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्यों होता है। अभी 10th में भी सेम बात पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो आप बच्चा वाला किताब देखे थे ना, एगो तराजू बनाया था, उस तराजू में एक तरफ कुछ रखता था, दूसरे तरफ कहता था इक्वेशन है, जो जूनियर क्लास का किताब होता था उसमें बनाता था। तो क्यों ऐसा, क्यों, कभी आप सोचिए कि ऐसा क्यों, इस +3 को उधर करते हैं तो -3 हो जाता है, प्लस को उधर करते हैं तो माइनस हो जाता है, गुना को उधर करते हैं तो भागा हो जाता है, क्यों, ये बात हम सुनते आ रहे, लेकिन क्यों। देखिए ये जादू है मैथ, समझ जाइए, ये मैथ। तो ये आपको 7 क्लास में पूरा डिटेल से लिखा है एक एक बात कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओ सिर्फ, ठीक है। ये बात निकला इक्वेशन से तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है ना भाई, अब ये x + 3 बराबर 5y कि +3 जो है उधर जाएगा तो -3 क्यों होगा, +3 जो है उधर जाएगा तो -3 ही क्यों होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है कि इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर है, तबे इक्वेशन में बराबर दिया है, नहीं तो ये दोनों बैलेंस ही नहीं रहता। आप क्वेश्चन पढ़े ना कि राम का श्याम से 10 साल ज्यादा है, इसका मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो छोटा है उसमें 10 साल जोड़ेंगे, चाहे जो बड़ा है उसमें 10 साल घटाएंगे, इक्वेशन तब हमारा बैलेंस होगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ये वही है कि x + 3 बराबर 5 लिखा हुआ है, तो इक्वेशन अभी क्या है, बैलेंस है, मतलब ये जो बराबर लिखा है इसका कहने का मतलब है कि जो इधर है वही इधर भी, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ वेरिएबल चाहिए, सिर्फ वेरिएबल। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x + 3 मेरे पास पहले से है, हम ऐसा इसमें क्या कर दे कि 3 खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे बाबू, -3 इसमें घटाएंगे, समझिएगा। तो हम रूल क्या जानते हैं कि हम सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते, जो भी काम करना है हम दोनों तरफ करते हैं। तो इधर जो 5 था इधर भी हमको 3 घटाना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं किए, ये 5 का 5 लिखे, इधर 3 घटाए क्योंकि इसको हम हटाना चाह रहे थे, x को अकेले रखना चाह रहे थे, समझ रहे ना, तो इसीलिए हम इधर भी 3 को घटाए, कुछ नया नहीं किए, रूल्स कहता है। अब जो बेटा ये 3 और 3 है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से x बच गया और यहाँ पर 5 - 3 बच गया।
वो इसलिए नहीं कि इधर जोड़ था तो उधर गया था तो घटा हो गया, वो इसलिए ताकि वो इक्वेशन को हम बैलेंस रखे, कोई चेंज उसमें नहीं है, समझ रहे ना। और इसलिए x बराबर आपको क्या हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि x का यही एक वैल्यू है, जब इसके जगह पर हम रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब इक्वेशन ये दोनों क्या है भाई, बैलेंस है। लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करने के कारण बचने के लिए आपको टीचर क्या समझा देता है कि प्लस है उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। समझ रहे मेरी बात को, ऐसे होता है। तो क्यों होता है, वो इसलिए होता था, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसका कहने का मतलब है कि ये वो एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर होगा जो इसको क्या कर दे, आपस में बराबर कर दे। तो जब बराबर किया तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आया तो उसको हम कंसिस्टेंट कहें, समझ रहे ना, उसको हम लोग क्या बोले, कंसिस्टेंट। तो अब आपको यही सोचना है कि ऐसा क्या इक्वेशन हम लिख दें कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं आए। तो कोई वैल्यू नहीं आने का मतलब क्या भाई, एक्स वाई दोनों कट जाना चाहिए, इतना छोटा बात है। ना एक्स बचे ना वाई बचे, दोनों खत्म हो गया, तो किसी का वैल्यू आया नहीं आया, और उस केस में वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर समझे, ठीक है, तो क्या हम समझ सकते हैं भाई कि मान लीजिए हम लिखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 6, ध्यान से समझिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 8। कांस्टेंट से तो हमको लेना देना ही नहीं है, इक्वेशन का मतलब यह है कि x का होना। अब बताइए हमको क्या पता है कि सेम वैल्यू रहता है तो हम साइन को घटाते हैं। अब देखिए ई भी कट गया, ई भी कट गया, ना x बचा हमारे पास कुछ भी, ना y बचा हमारे पास कुछ भी। जब दोनों कट गया तो कोई ऐसा आंसर है दुनिया में जो इक्वेशन में रख दे तो ई 6 इस 6 के बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए, मतलब ई जो लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट के बराबर हो जाए, नहीं बराबर हो सकता है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब जहां x और y का कुछ वैल्यू हो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और जहां x y का कुछ भी वैल्यू नहीं हो, x भी कट जाए और y भी कट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। समझ रहे मेरी बात को। अब ऐसे भी आपको इक्वेशन मिलेंगे जहां पर एक से ज्यादा आंसर हो, समझ रहे हैं, तो वो भी हम सीखेंगे, एग्जाम्पल ले लेके इसको ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इसको ग्राफ को हम थोड़ा सा ध्यान से एक बार सुनते हैं, क्या है भाई ग्राफ। तो कहता है ग्राफ बनाना और ग्राफ का क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग बात है। एक तो अगर ग्राफ बनाने के लिए देगा तो अलग कंडीशन है ही, समझ लेना। एक ऐसे ग्राफ देख के भी आंसर बता सकते हैं, और यही वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, एक नंबर में, ज्यादा नंबर में नहीं, एक नंबर। आप देखिएगा PYQ उठा के तो मैक्सिमम बार पूछा गया है। क्या कहता है भाई कि आपके पास दो इक्वेशन है, आपके पास कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो ग्राफ लाइन का बनेगा, दो को बनेगा। तो मान लीजिए पहला केस है बाबू, आप एक ऐसा इक्वेशन लिया जिसको सॉल्व किए तो ऐसे उसका ग्राफ लाइन गया, मान लीजिए गया ऐसे, ठीक है। आप जब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किए तो ऐसे आया। अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे को क्या किया, किसी एक पॉइंट पर काट दिया। तो जब ये एक पॉइंट पर काटा तो कहता है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो बाबू, इंटरसेक्टिंग हो, तो उसका आंसर क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। मतलब एक्स और वाई का सिर्फ एक एक ऐसा आंसर है जो इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर कर दे। तो ऐसे पूछ दिया, ऐसे ग्राफ दे दिया, बोल दिया कि हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस ग्राफ, अब बता दीजिएगा एक, क्यों, क्योंकि एक ही जगह पर काटा है, समझ रहे ना। अब दूसरा केस क्या है बाबू, ई केस नंबर फर्स्ट, समझ रहे हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से समझिएगा, केस नंबर सेकंड क्या है। अब केस नंबर सेकंड है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे ग्राफ है, अब ये सब नहीं लिख रहे हैं, जब पढ़ाएंगे पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ये एक्स और ये आपको एक्स डैश, ठीक है, और ये आपको वाई और ये क्या बाबू, वाई डैश, और ये किसी इक्वेशन का ग्राफ है और ये किसी इक्वेशन का ग्राफ है। अगर हम समझें कि ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है कि ऐसा दुनिया में कोई दो तो इक्वेशन जरूर बन सकता है, जब उसको हम ड्रॉ किए तो वो एक ऐसे गया, समझ रहे ना। एक नाम क्या है बाबू, एक नाम है ए बी, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन जब हम सॉल्व किए हैं और उसके वैल्यू को लिखे तो वो भी जो इक्वेशन है वो इसी के ऊपर चल गया, एकदम बिल्कुल इसी के ऊपर गया है। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, और इसका नाम है सी डी, समझ रहे हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर चल गया। सी, ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये आपको डी है, बिल्कुल इसी के ऊपर कर चल गया, ओवरलैप कर गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है, समझ रहे ना। तो हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को क्या कर जाए भाई, ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करना भी बोलते हैं इसको, कॉन्साइड करना भी बोलते हैं। कॉन्साइड मतलब ढक ले,
ठीक है। तो यहाँ पर जब जो ग्राफ था एक एक पॉइंट पर काटा, एक एक पॉइंट पर काटा, अब फिर आप इसको बढ़ाते जाइए, ऐसे बढ़ाते जाइए, ऐसे बढ़ाते जाइए, क्या कभी काटेगा एक दूसरे को? कहीं पर नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा इसका मतलब क्या है, आंसर है एगो। लेकिन ऐसा एक ग्राफ बना जो इसी ग्राफ के ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को छू रहा है, समझ रहे ना? तो इसमें आपको कितने आंसर हो जाएंगे बाबू? मेनी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेनी, बहुत सारे आंसर होंगे। क्या बोले? इनफाइनाइट भी हो सकता है, मेनी मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होगा, समझ रहे ना? तो ये चीज है। अब एक लास्ट केस बना, एक तो काटा एक पॉइंट पर, एक सभी पॉइंट पर काटा, समझ रहे ना? एक लास्ट केस क्या बना बाबू कि ऐसा भी दुनिया में ग्राफ है जो एक को पॉइंट कहीं नहीं कुछ काटा, समझ रहे हैं? ऐसे भी इक्वेशन हमारे पास है जो बिल्कुल नहीं काटे किसी को, ठीक है। जैसे आप रेशनल इरेशनल पढ़े थे ना, तो हम इरेशनल का वैल्यू नहीं जानते क्या होता है, √2 का वैल्यू हमको नहीं पता है क्या है, फिर भी हम मान लेते हैं ना 1.414 डॉट डॉट डॉट, वो नहीं उसका वैल्यू, समझ रहे? क्योंकि हमको पता नहीं उसका क्या वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कहें तो मान लीजिए कोई एक ऐसा इक्वेशन रहा होगा जिसका ई ग्राफ लाइन रहा होगा, इसका नाम ए बी है, ठीक है भाई, और जो एक दूसरा ग्राफ लाइन है उसका नाम आपको सी डी है, और जब इसको हम रिप्रेजेंट किए तो ये बढ़ते जा रहा था लेकिन काट नहीं रहा था कहीं भी एक दूसरे को, ना ओवरलैप किया ना इंटरसेक्ट किया। तो ये क्या हो गया बाबू? ये आपको पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और वैल्यू का निकलने का मतलब क्या है? वैल्यू निकलने का मतलब है कि वो ग्राफ लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करना चाहिए, कहीं ना कहीं छूना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जब छुएगा ही नहीं तो उस एक्स का कोई वैल्यू है नहीं, समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका आंसर नो सॉल्यूशन हो गया। मतलब ऐसे भी दुनिया में ग्राफ आपको मिलेंगे, ऐसे भी इक्वेशन मिलेंगे जो एक दूसरे का रिजल्ट नहीं बता सकता, और जब रिजल्ट नहीं बताएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो अभी क्या मैंने आपको समझाया, कंसिस्टेंट हम किसको कहते हैं? प्रवचन है, बैठ के सुन रहे, बताओ कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट कम से कम एक आंसर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझ रहे ना? तो बताओ इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ जो है इनकंसिस्टेंट है? पहला कि दूसरा? दूसरा होना चाहिए। अरे भाई एक तो एगो आंसर है, एक बहुत सारा, लेकिन है ना, ये ना ऐसा नहीं जेकर नहीं है एक भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों क्या हो गया? कंसिस्टेंट। और आज की कहानी यहीं तक। और जिसको भी भाई वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर भी करते रहना है, ठीक है।